नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 24 घंटे के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिसने पूरे भारत के समाज को हिला कर रख दिया है। उसका नाम है बॉयज़ लॉकर रूम। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे इस तरह के सीक्रेट चैट ग्रुप्स बनाए जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कों के ज़रिए, जिनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के भी लड़के बताए जा रहे हैं, जो अपनी ही क्लासमेट्स के बारे में, जो लड़कियां थीं उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। उनके बारे में गंदे उनके फ़ोटोग्राफ्स लगाकर, उनके न्यूड फ़ोटोग्राफ्स लगाकर आपस में लड़के एक दूसरे से बहुत ही घटिया, गंदी, अभद्र बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ ये तक कह रहे थे कि कैसे ये लड़के मिलकर उन लड़कियों का या उस एक लड़की का किस तरह से गैंग रेप कर सकते हैं। जी हाँ, ये बातें कहने में वाकई एक तरह से काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन यही हमारे भारत की एक सच्चाई है। और ख़ासकर ये लड़के जिस तरह के समाज से आते हैं, जिस तरह के वर्ग से आते हैं, उसने ज़्यादा लोगों को हैरान किया है कि ये जो ये कहा जाता है कि रेप वो लोग करते हैं जो गरीब होते हैं या निचले वर्ग के लोग करते हैं, ये बेहद मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास घरों से आने वाले लड़के हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनका अब क्या किया जाए। अभी फ़िलहाल खबर ये है कि इनमें से एक लड़के को, 15 साल का लड़का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, ये लड़के, और इनको जाहिर है कि आप जो वयस्कों का, अडल्ट्स का कानून है उसके तहत उनको नहीं रख सकते। इसके अलावा 10 जो मेंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से ज़्यादातर स्कूल के हैं और कुछ कॉलेज के भी हैं। इस कार्यक्रम में आज हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी नज़रिए से आखिर इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जाए। मेरे साथ 2 वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। जानी मानी वकील करुणा नंदी हैं मेरे साथ, और साथ ही अवनी बंसल। इन दोनों वकीलों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मुद्दे को कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए। इसके अलावा खबर ये भी है कि जो इंस्टाग्राम का जो एडमिन था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जो इस पूरे ग्रुप का एडमिन था। इसके अलावा दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली का जो महिला अधिकार जो कमीशन है, उसने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है, इंस्टाग्राम को भी नोटिस भेजा है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ। और ये पहला ऐसा मामला होगा भारत में जो इंस्टाग्राम चैट पर आधारित एक लीगल मामला है। अब कैसे इस पूरे मुद्दे को समझा जाए, रेप कल्चर आखिर क्या होता है, कैसे लड़कों को पढ़ाया जाए कि कंसेंट क्या होता है, इस सब मुद्दे पर दोनों वकीलों से हम बातचीत करेंगे। अवनी बंसल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप इस मामले को आपने देखा, आप एक वकील भी, एक सामाजिक नजरिए से भी आपने देखने की कोशिश की होगी, पहली नजर में आपको ये मामला कानूनी नजर आया या सामाजिक नजर आया या राजनीतिक नजर आया? जी, सबसे पहले ये मामला सामाजिक है अल्फा, बिकॉज़ ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। यदि आपको याद होगा, कुछ सालों पहले मुंबई मिरर में इस प्रकार का एक मामला और उछला था, जिसमें इसी प्रकार की चैट्स जो है वो सामने आई थी। आई थिंक यहाँ पे हम वी आर डीलिंग विद अ लार्जर सिस्टेमिक इश्यू। बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि किसी भी मेन या वुमेन का किस तरीके से पोर्ट्रेयल किया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें देखने वाली ये है कि जब ये चैट सामने आई तो ऑब्वियसली सबको लगा कि किस तरीके से लड़कियों के बारे में ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, किस प्रकार से लैंग्वेज यूज की जा रही है। और अब हमें पता है कि एज अ डेवलपमेंट काफी सारी गर्ल्स चैट रूम की भी पिक्चर्स जो है वो सामने आई हैं। नाउ काफी लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये पूरा डिबेट जो है वो गर्ल्स के फेवर में क्यों बेंट है, इसको हम फेमिनिस्ट लेंस से क्यों देख रहे हैं, जबकि इसको मतलब जिस तरीके से लोग गलत फेमिनिज्म को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप महिलाओं के अधिकारों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गर्ल्स चैट रूम में जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे राजनीतिक, लीगल, बाकी मामले समझने के पहले सामाजिक मुद्दा समझना जरूरी है, और वो ये है कि किसी भी प्रकार से मेन या वुमेन, बॉयज या गर्ल्स ऑब्जेक्टिफिकेशन करना अपने आप में गलत है। लेकिन ये कहना भी आवश्यक है कि यदि हम बॉयज लॉकर रूम की यदि चैट्स को देखें तो जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ है, जैसे रेप, गैंग रेप, उसको सीधे कंपेयर नहीं किया जा सकता उस प्रकार के शब्दों से जो गर्ल्स डिस्कस कर रही हैं। तो सही या गलत का यहाँ पे पैमाना जो है देखने के लिए कहीं ना कहीं लॉ को नजर में रखना पड़ेगा, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जब कुछ लड़के मिलके, चाहे वो माइनर्स ही क्यों ना हो, जब वो रेप को लेके बात करते हैं, कहते हैं कि हम 3 या 4 लड़के मिलके किसी लड़की का रेप करेंगे, या उसकी पिक्चरें जो है वो गलत तरीके से यूज करते हैं,
तो ये हमारे लॉज का सिस्टमिक और क्लियर वायलेशन है। इसमें जैसे आप जानती होंगी 67 ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का तो लगता ही है, लेकिन इंडियन पीनल कोड के बहुत सारे सेक्शंस भी सीधे सीधे अरफा इसमें वायलेट होते हैं। करुणा दी, सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए कि ये जो बॉयज लॉकर रूम का ये पूरा मामला हमारे सामने, पूरा स्कैंडल आया है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये समाज की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है या हमारी कानून व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है? जब आपने ये सुना तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि ये सदियों से चलता आ रहा है। इसका नाम बदला है और इसका मोड बदला है। मतलब इंस्टाग्राम पे है इसको बॉयज लॉकर रूम, जो मतलब अमेरिकन तौर से इस सेम बात को समझना, तो इसका मोड अलग है, लेकिन ये सदियों से चला रहा है। और दुख की बात तो ये है कि एक नई पीढ़ी इस रेप कल्चर के वैल्यूज को बिल्कुल अंदरूनी तौर से मतलब अपना चुकी है। और इस बात के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हम लोग इतना काम करते हैं, आप भी, हम भी, हमारी जनरेशन के बहुत लोग, और हमारे बच्चे, हमारी नीसेस, हमारे नेफ्यूज, इतने लोग हैं। मतलब फेमिनिज्म अब बुरा शब्द ज्यादातर फैमिलीज में नहीं रहा है, पॉजिटिव बन गया है काफी। मतलब लोगों को समझ में आ गई है कि जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बच्चियों को आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और उनको उन पे आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी आज़ादी मुकम्मल रहनी चाहिए, और हमें उनकी आज़ादी प्रोटेक्ट करनी है। राइट? ऐसा नहीं कि उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको घर रख के, उनको बांध के ऐसे प्रोटेक्ट करना है, कि हमें उनकी आज़ादी प्रोटेक्ट करना है। कि 2012 का जो मूवमेंट था, का पूरा आंदोलन इसी के ऊपर था। और जो बाहर सड़कों पे आए थे, वो सिर्फ औरतें, महिलाएं और बच्चियां नहीं थी, सब लोग आए थे, पुरुष आए थे, लड़के आए थे, सब लोग आए थे। लेकिन एक बात ये होती है कि आप कहो कि जो रेपिस्ट है उसको डेथ पेनल्टी दी जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बाहर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, कि हम लोग जैसे नहीं हैं। और एक चीज, दूसरी चीज ये करती है कि उनको एक एलिबाई देती है, उनको एक एक्सक्यूज देती है कि हम रेपिस्ट तो नहीं है, इसलिए जो हम करते हैं वो तो ठीक है, वो तो मतलब रोज रोज का मामला है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि अब जो है बदला क्या है, दो चीजें बदली। पहली बात तो कानून बदला है, और कानून बदला है 2013 में, जब 354C लाया गया था, और ये कहा गया था, 354 को पूरा अमेंड किया गया था, और ये कहा गया था अगर किसी ने न्यूड पिक्चर्स शेयर भी की और उनके गैर मंजूरी से वो पिक्चर्स आगे शेयर की गई, तो फिर जिसने आगे शेयर की हैं वो कानूनन अपराधी है, कानूनन अपराधी माना जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि 354A लाया गया, वो 509 के जैसे ही है, 509 के जैसे ही है, जिसमें अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट हो तो और बिना कंसेंट के, मतलब बिना मंजूरी के उसको भेजा जाए, तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। तीसरी बात, आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 67 और 67A, अगर आप सेक्सुअल कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट अगर आप अपलोड करें, तो in some circumstances that is also a criminal act. So now the law is there, and that is a difference. लेकिन अवनी, ये तो बच्चे हैं, इनकी उम्र 18 साल से कम है। हम देखते रहे हैं हमारे समाज को किस तरह से जब कम उम्र के बलात्कारी होते हैं उनके साथ किस तरह का सुलूक होता है। लेकिन मैं अचानक ये देख रही हूँ कि चूंकि ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से आने वाले दिल्ली के टॉप स्कूलों के बच्चे हैं, इसलिए अचानक बड़ी हमदर्दी हो रही है। वो लोग जो कि पोटेंशियली रेपिस्ट हो सकते हैं, जो खुद अपने क्लासमेट्स यानी उन लोगों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में बात करें जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ वो रोज पढ़ते हैं, अचानक पूरा सोशल मीडिया का डिस्कोर्स ही बदल गया है। तो क्या ये इन बच्चों को क्या जेल भेजा जाएगा या इनको पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाएगा?
क्या आपको लगता है कि सामाजिक नजरिया भी ये तय करेगा कि इन्हें सजा किस तरह की होगी? देखिए अल्फा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि समाज में एक दृष्टिकोण होता है कि किसने क्राइम किया है, उसके हिसाब से हम अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं। देखिए, आपने 2 बातें आपके वक्तव्य में रखी। पहली चीज़ ये कि माइनर्स हैं, ये सारे बच्चे जुवेनाइल्स हैं। अब भारत में कानून है कि यदि कोई भी माइनर बच्चा किसी भी प्रकार का रेप या सेक्सुअल ऑफेंस करता है, तो उसके लिए कानून अलग है। जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, कानून के दृष्टिकोण से हम उन्हें बाकियों की तरह अडल्ट्स के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। उन्हें उसी प्रकार से जेल नहीं भेजा जा सकता जैसे एक अडल्ट को भेजा जाता है। इसलिए जब हम बेल के कानून की बात करते हैं, जुवेनाइल्स को लेकर बेल के प्रोविजंस रिलेटिवली काफी फ्लेक्सिबल हैं एज कंपेयर टू अडल्ट। लेकिन इसका मतलब हम ये भी नहीं मानते कानून में कि सिर्फ क्योंकि कोई जुवेनाइल है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसको सजा का कोई भी अधिकार है, ऐसा भी कानून नहीं मानता। उसके लिए कानून का जो एक दायरा होता है वो सीमित है। भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, सन 2000 में आया है, और इसके अनुसार जो है वो पूरा प्रोसेस पुलिस को बरतना पड़ेगा। स्पेशल यूनिट होगी जो इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। अब आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि इनको क्या पनिशमेंट मिल सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जब इंक्वायरी की जाएगी और देखा जाएगा कि कितना इनका सख्त अपराध है, तो एक सीरीज ऑफ मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। इनको डांटने डपटने से लेके इनके ऊपर एक इस प्रकार का भी कुछ कमिटमेंट किया जा सकता है कि आप कुछ अच्छा काम करके दिखाएं। इनका किसी तरीके से, जब तक ये अडल्ट हो, इनका ये माइंडसेट में परिवर्तन करना। ना, लेकिन सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि 2000 बाद के भारत में हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बदल गया है। जैसे आपने कहा, निर्भया वाले मामले से लेकर, और अभी निर्भया को फांसी की सजा भी हुई है। वो अलग बात है कि मैं और आप इससे सहमत नहीं है कि फांसी की सजा से कुछ भी बदलता है। लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है सामाजिक नजरिए से, कि वो वाले लोग, थोड़े छोटे लोग, थोड़े गरीब लोग, थोड़े गांव देहात के लोग, वो लोग बलात्कार करते हैं, हम जैसे लोग नहीं करते हैं। और निर्भया के जो बलात्कारी थे उनको भी देखने का यही नजरिया हमने देखा। हैदराबाद में जो मामला हुआ उनको भी हमने इसी नजरिए से देखने की कोशिश की। लेकिन आज जो ये मामले आए हैं, ये हमारे आपके घरों से आ रहे हैं। हमारे आपके बच्चे, हमारे आपके बहन भाई, हमारे आपके भतीजे भांजे, इस तरह के लोग जो रिश्तेदारियों में हो सकते थे, वो लड़के हैं ये जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। दिल्ली के 3 टॉप स्कूलों के बच्चे हैं ये, जिनको पकड़ा गया है, और एक 15 साल का बच्चा भी पकड़ा गया है इसमें। तो क्या मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये चूंकि नाबालिग भी हैं, तो इन पर कानूनी तरीके से हम कैसे इसको डील करेंगे? तो नाबालिगों पे, जब नाबालिग कोई कानून तोड़ते हैं, स्पेशली कोई क्रिमिनल कानून तोड़ते हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनका पूरा स्कीम होता है कि उनके साथ कैसे डील करना है। तो पहली बात तो ये कि इस पे जोर दिया जाता है कि आपको आपकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप 7 साल के ऊपर हो, राइट? अगर आप 7 साल के नीचे हो, अगर आप मर्डर भी कर दो, तो फिर आपकी कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी समझ नहीं है। अगर आप 7 साल और 18 साल के बीच में हो, तो फिर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको जिम्मेदारी लेनी है, और आपको रिहेबिलिटेशन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस होता है, ज्यादा जोर रिहेबिलिटेशन के ऊपर होता है। 18 साल के बाद आपको पूरी सजा मिलती है, राइट? हमारा सिस्टम ऐसा है। अब मैक्सिमम डिटेंशन 3 साल का होता है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मेरे मानने में इस क्राइम के लिए बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, एंड इट रियली फिट्स द क्राइम। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरेटिव जस्टिस नाम की भी कोई चीज होती है। रिस्टोरेटिव जस्टिस का मतलब क्या है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं और आपको नीचे लाया गया, आपको डैमेज किया गया, और आप विक्टिम हैं, तो फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कानून के तहत कि आपके मानने में जस्टिस क्या है, और आपके मानने में ये जिसने आपके खिलाफ जो जुल्म किया, उसको आपको सेम पोजीशन में तो ला नहीं सकते, लेकिन आपको बेटर पोजीशन में लाने में वो क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी आप मीटिंग्स भी कर सकते हैं, मतलब कि स्कूल के अथॉरिटीज के साथ, उनकी बच्ची की फैमिली के साथ, बच्चे अगर वो चाहे, अगर लड़की चाहे तो बच्चे के पेरेंट्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि रिहेबिलिटेशन भी हो। बिल्कुल।
This is very very important in this kind of situation. बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन जरूरी है। अभी अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह के शब्द अब हम सुन रहे हैं, जैसे रेप कल्चर, कंसेंट, इसके अलावा सेक्सिज्म, लेकिन सेक्सिज्म तो जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करते हैं। मैं और आप दोनों महिलाएं हैं, लेकिन ये जो गर्ल्स रूम की बातें आ रही हैं कि वो जिस तरह से चैट कर रही हैं, लड़कियों को भी हम अननेसेसरी, बिल्कुल गैर जरूरी तरीके से सेक्सुअलाइज हमारे समाज ने किया है। उनको भी, वो खुद अपना ऑब्जेक्टिफिकेशन भी करती हैं। तो क्या आप इसमें सामाजिक नजरिए से सिर्फ लड़कों को जिम्मेदार मानती हैं, या आपको लगता है कि इसमें लड़कियों की भी भागीदारी है कि जैसे उन्होंने अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश की, खुद अपने को ऑब्जेक्टिफाई किया, खुद अपने खिलाफ सेक्सिज्म का इस्तेमाल किया? देखिए, सेक्सिज्म के लिए कोई एक वर्ग विशेष जिम्मेदार नहीं है अफ़ा। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ लड़के जिम्मेदार हैं, लड़कियां भी उतनी ही भागीदार हैं। उसी प्रकार से जैसे ये इंसिडेंट सामने आने से ये भी पता चला है कि सेक्सिज्म या सेक्सुअल ऑफेंसेस या रेप किसी एक इकोनॉमिक क्लास तक लिमिटेड नहीं है। ये सारे बच्चे जो हैं, ये बहुत अच्छे दिल्ली के टॉप स्कूल से आ रहे हैं। तो ये जो हमारे समाज में सोच है कि केवल गरीब लोग ही करते हैं, केवल लड़के ही करते हैं, ऐसा नहीं होता। सेक्सिज्म के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि लड़कियां जब अपने शरीर की या लड़कों के शरीर के बारे में कुछ बातें कर रही हैं, वो लड़कों के रेप के बारे में बात नहीं कर रही हैं, वो लड़कों के अधिकारों के सीधे सीधे हनन की बात नहीं कर रही। लेकिन जब लड़के ये बात करते हैं कि लड़कियों का रेप किया जाए, इन दो चीजों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। करुणा, लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, आप एक वकील होने के साथ साथ आप एक फेमिनिस्ट भी हैं, आप एक महिला भी हैं, और इस नजरिए से भी, समाज के नजरिए से भी आप कानून को देखती रही हैं। मैं भी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कानून की बात, फांसी दे दो, जेल में सड़ा दो, उम्र कैद दे दो, ये बातें तो हम बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन अब दूसरी तरह की बातें सुन रहे हैं। अचानक हम भी देख रहे हैं कि हमारे जो समाज है बड़ा संवेदनशील हो गया है। लोग कह रहे हैं टॉक टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से बात करिए। ऐसा लगता है कि अपने आलिशान घरों के, अच्छे अच्छे घरों के अंधेरे कोने तलाश करने की लोग कोशिश करें। पूरा जो डिस्कोर्स है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, एकदम अलग हो चुका है पूरा डिस्कोर्स। तो चलिए मान लेते हैं फिलहाल यही डिस्कोर्स का भी अगर हिस्सा हम बने, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पूरे देश की जो नैतिकता है, जो एक मोरालिटी है, मेरे आपकी जैसी महिलाएं जो 20 साल की नहीं है, 20 साल से कहीं ज्यादा हमारी उम्र है, उसके बावजूद भी 20 साल और 20 साल से कम उम्र के भी लड़के जिस तरह की गाली गलौज की भाषा में मेरे जैसे लोगों से आपसे बातचीत करते हैं, हमें ट्रोल करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, और उस सबको एक तरह से एक स्वीकार्यता, एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स से कुछ लोग सहमत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जहनियत, ये जो मानसिकता है, ये भी कुछ हद तक जिम्मेदार है कि ओवरऑल जो एक नैतिकता में गिरावट आई है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? ये जो मेरे ख्याल से वो नैतिकता का एक्सप्रेशन, नैतिकता जैसे एक्सप्रेस होता है वो बदला है। मुझे इतना नहीं लगता कि नैतिकता इतनी बदली है, क्योंकि अब जो है ये इंटरनेट के माध्यम से जब लोग खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो जो हमें और आपको और किसी लड़की को मतलब आमने सामने ना कहें, वो अपने कंप्यूटर या फोन के पीछे बोलने में वो फ्री होते हैं। तो हमने ये बीजेपी के आईटी सेल की ट्रोलिंग में कि जिस टाइप के वो सेक्सुअल कमेंट्स करते हैं, इट्स फंडेड बाय one of the richest parties, possibly, well, I don't know if it's one of the richest parties in the world, but it's by far the richest party in India, right? तो इस टाइप का जो एक तरफ से सैंक्शन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी को फॉलो करते हैं, राइट? तो इस टाइप का जो स्टेट सैंक्शन है ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पीच, और जिस टाइप का एक्सेप्टेंस है, मान लीजिए कि मैरिटल रेप के मामले में मैं हाई कोर्ट में लीड कर रही हूँ टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, तो एक तरफ से लोग कहते हैं कि रेपिस्ट को मार दिया जाए, काट दिया जाए, कैस्ट्रेट कर दिया जाए, शूट कर दिया जाए, जैसे हैदराबाद के मामले में आपने देखा। लेकिन जब घर की बात आती है, अंदरूनी बात आती है, तब गवर्नमेंट ने खुद कहा कि रेप इज, वी कैन नॉट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, उसको हम उसको हम क्राइम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये शादी के इंस्टीट्यूशन को डैमेज करेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कह रहे हैं कि रेप शादी का
का एक हिस्सा है जो अलग नहीं हो सकता, या उसको बचा के रेप का इस्तेमाल किया जाएगा। और तो गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि रेप का इस्तेमाल किया जाएगा, और एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रेप का कंप्लेन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेप प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शादी के माहौल में रेप प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रेप के लिए कंप्लेन रेप किया जाए और आप कंप्लेन करें तो दिक्कत ये है। नाउ ये जो रेप कल्चर है, ये रेप कल्चर बदलना बहुत जरूरी है। और जो आप कह रही हैं कि लड़कों के साथ नरमी जो दिखाई जा रही है एक तरफ से कि हमारे घर का माहौल बदले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ डिटेंशन जरूरी है, लेकिन रिहैबिलिटेशन भी जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप स्टॉकिंग के मामले में देखें, अगर उसको लड़के को जेल में भेज दें, जेल आप भेज दें, वापस आके आपको स्टॉक करता रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ बदला नहीं। दूसरी बात, ये जो रिस्टोरेटिव जस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर है, का पूरा ढांचा है जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, मुझे कुछ हद तक लगता है कि दूसरे क्राइम पे भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स में नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल। आई थिंक एज ए डिटरेंट कुछ टाइम के लिए तो भेजना ही चाहिए, राइट? बिल्कुल। However, at the same time, to understand what it takes for that girl to feel better. Does she want an apology? Does she want a public apology? अब मैं अगला सवाल राजनीतिक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सफूरा जरगर को लेकर, जो लड़की एमपीसी के एनआरसी प्रोटेस्ट में कोऑर्डिनेटर थी, वो उसने लीड भी किया वहां पर, वो भी जेल में है, लड़की प्रेग्नेंट है। पिछले 3 दिनों से जिस तरह का चरित्र हनन हमने सोशल मीडिया पे देखा है, और उसको एक तरह की स्वीकार्यता, एक तरह की एक्सेप्टेबिलिटी हमने देखी है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों से भी कहीं ना कहीं जो एक कैजुअल सेक्सिज्म है, जिसको हम समझते हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे हम राजनीतिक तौर पर हम सहमत नहीं हैं, क्या आपको लगता है ये भी कुछ हद तक जिम्मेदार है इस तरह के बिहेवियर के लिए? देखिए, ऐसा क्यों होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे जो राजनैतिक सत्ता है, उसकी आवाज़ बहुत जो है मजबूत हो जाती है, और एक पर्टिकुलर गवर्निंग रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं, वो सोशल मीडिया पे आकर बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। तो क्या वो उसका लड़की होना, क्या उसका धर्म यहाँ पे सामने नहीं आता अर्थात? बिल्कुल सामने आता है, बिल्कुल सामने आता है। ऐसा क्यों है कि जब ये लड़कों के नाम सारे चैट्स में सामने आ गए हैं, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है, काफी सारे वकील सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि एज ऑफ टुडे केवल एक लड़के का जो है पुलिस उनको पकड़ के लेकर आई है और उसकी इंक्वायरी कर रही है, जबकि उस ग्रुप में काफी सारे लड़के हैं। तो उस पे अचानक से राजनीतिक पार्टियों का, गवर्निंग रूलिंग पार्टी का क्यों एक तरीके का मत होता है, लेकिन जब वहीं एक मुस्लिम लड़की होती है जो प्रेग्नेंट है, तो जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, तो यहाँ पे ना सिर्फ जेंडर लेकिन रिलीजन भी साफ साफ राजनीतिक मुद्दों के सामने आते हैं, और इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। जी, तो ना बिल्कुल आखिरी बात, संक्षेप में समय मेरे पास का है, बिल्कुल आखिरी बात कि अगर आप इसको सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक तीनों नजरिए से देखना चाहती हैं, तो संक्षेप में बताइए कि इस मुद्दे को आप कैसे हैंडल करेंगी, कैसे डील करेंगी? 3 चीजें। पहली बात ये, कानूनी तौर से हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बिल्कुल इंटेलिजेंटली और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, ताकि इन लड़कों को सजा मिले, और जिन लड़कियों के बारे में बात हो रही थी उनको भी मतलब इज्जत, और उनकी इज्जत और उनकी उनका सेंस ऑफ जस्टिस सेटिस्फाइड। दूसरी बात कि राजनीतिक तौर से देयर हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड एक हमें अग्रीमेंट होना चाहिए कि इस रेप कल्चर को, ऑनलाइन रेप कल्चर को बंद करना। और पहली बात हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को लोगों को अनफॉलो कर देना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आईटी सेल से किसी ने इन टाइप की चीजें कही, देन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, they have to be prosecuted as well. This is hate speech. और हेट स्पीच में ये होता है कि आप अभी
रेप की ये रेप फैंटेसीज कर रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, रेप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, असॉल्ट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और बड़े होके फिर आप अपनी वाइफ को इट्स वेरी पॉसिबल करेंगे, बिकॉज 90% ऑफ द रेप्स दैट हैपन, शादी हस्बैंड वाइफ को रेप करता है 90%। ये जो बाकी लोग हैं मुझे 10% होते हैं। और तीसरी चीज, राजनीतिक तौर से या पॉलिसी तौर से और घरों पे, आई वुड से कि अपने लड़कों को सिखाना है कि नो मीन्स नो, और वेरी इंपॉर्टेंटली स्कूल्स में जेंडर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन आइडेंटिटी क्लासेस होनी चाहिए शुरू से। सेक्सुअलिटी हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड, कंसेंट हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड, अ फुल बॉडी human, and with a personality, with a soul, with the ability to say yes, no, ये चीज हमारे सोसाइटी में फ्रंट एंड सेंटर नॉर्मल है। बिल्कुल। अभी लास्ट बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में, इसका क्या सोल्यूशन, क्या देख रही हैं आप? हमें समाज में वापस अपने घरों में लौटना होगा, अपने बच्चों से बातें करनी होंगी, या इसके लिए कानूनी हमें नजरिया देखना पड़ेगा, या हमारी राजनीति को भी इसमें इंटरवीन करना होगा? देखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। कानून को अपना काम करना पड़ेगा। यदि इस मामले में किसी प्रकार से इंक्वायरी में डिले होता है या कोई एक्शन नहीं ली जाती है, तो वो बहुत एक नेगेटिव संदेश समाज में भेजेगा। लेकिन इसके साथ-साथ हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि इसे हम केवल एक वन ऑफ केसेस के बेस पे नहीं लें, हम ये भी सोचें कि सिस्टमैटिक रूप में समाज में क्या सेक्स एजुकेशन, क्या लीगल एजुकेशन और क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन हमें अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है। बहुत समय से सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, लीगल अवेयरनेस की बात हो रही है, और सरकार बड़ी आसानी से अरफा इसको स्कूल के बच्चों के सिलेबस में शामिल कर सकती है। तो जहां एक तरफ ये डिबेट है कि किस तरीके से एजुकेशन की टेक्स्ट बुक बदली जा रही है, इतिहास मिटाया जा रहा है, तो वो इतिहास मिटाने पे फोकस ना करके क्यों ना हम अपने बच्चों के एजुकेशन में इस लीगल करिकुलम को, उनके लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज को और सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करें। इस पे एक समाज के रूप में हमें तवज्जो देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बंसल इस बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।